सोशल मीडिया पर लड़ने के अलावा क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? नहीं, मैं तो नहीं लड़ता। फलक शबीर की स्टेटमेंट को तंग नजर कहेंगे। बेवकूफ आदमी है, जाहिल है। लोग आपको मरासी कहते हैं और वो काफ का लफ्ज होता है, वो भी कहते हैं। जुनैद जमशेद ने जो हरकत की थी ना, जिस काम को मैं करता हूँ उसको हराम कह के चला गया। वही लोग जो कि मजहबी बातें कर करके अपने आप को नेक बनाते हैं, सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी वही देखते हैं। फेमस होने के लिए क्या करना पड़ रहा है? छछोरपना करना पड़ता है। ये खलील उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ना। जाजा वाली आख गई तेथू मैं कुड़ी अज हार गई, तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। आगे भी आता हो। राहुल हसन की एक और स्टेटमेंट है कि अवाम राज पार्टी ही इमरान खान को जेल से निकलवाएगी। तो बेशरम आदमी और तुम्हारी ऐसे की तैसी। इमरान खान भी इतना घटिया आदमी है कि कहता है रेप जो है वो औरत के लिबास की वजह से होता है। नफ्स पे काबू होना चाहिए। भाड़ में गया वो आदमी, उसके नफ्स पे काबू उसको है या नहीं है। मैं तुम्हारा नफ्स पे काबू करने नहीं आया। तमाम जेंजी हमारी तरफ देखे, जवाद अहमद की तरफ देखे, क्योंकि मैं सोशलिस्ट हूँ उसी तरह जिस तरह नुरान रमजानी सोशलिस्ट है। अच्छा जवाद साहब, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं वजीर आज़म बनना ही नहीं चाहूंगा पाकिस्तान का। चूड़े में जूही की बीनी, बाह में हार सिंगार, कान में जगमग बाली पता, गले में जुगनू हार, संदल ऐसी पेशानी पे बिंदिया लाई बहार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं समाज सितारे। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के घर पर मौजूद हूं जिनके गाने सुन के या तो लोग मोहब्बत में पड़ गए या सियासत में उलझ गए। इन्होंने दिलों पे तो बहुत राज किया, लेकिन सिस्टम से लड़ते हुए भी हमें नजर आए। कहते हैं या तो लोग बोलते हैं या तो गाते हैं, लेकिन ये हमें बोलते हुए भी नजर आए, गाते हुए भी, और सोशल मीडिया पे बाज़-औक़ात लड़ते हुए भी नजर आए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद साहब की। आज हम वो सारी बातें करेंगे जिनके आप जवाब जानना चाहते हैं, तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर मुझे बताएं, सोशल मीडिया पर लड़ने के अलावा क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? नहीं, मैं तो नहीं लड़ता। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी वजह से एक पार्टी है जिसका सोशल मीडिया काफ़ी अरबों रुपए से चलता है, वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। शुरू से शुरू करते हैं कि जवाद अहमद का बचपन कैसा गुजरा, घर वालों के साथ ताल्लुकात कैसे थे आपके? तो मेरा बचपन ना बड़ा सीरियस था। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि कभी कभी मैं बच्चों के अंदर वो वैसी गुफ्तगू करता था कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती थी। पता नहीं अब इसकी क्या वजह होगी, लेकिन वो मुझे कहते थे 2-3 दफ़ा लोगों ने कहा देखें जी जवाद साहब ने बच्चों की लड़ाई करा दी है आपके बेटे ने। तो पता नहीं शायद उस दिन मैं ऐसी बात करता हूँ। शरारती थे आप? नहीं, मैं तो बड़ा संजीदा था। संजीदा थे आप? बहुत सीरियस था मैं तो बचपन से। मैं लोअर मिडिल क्लास के हमारा तो मतलब घराना था, क्योंकि मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे। अब थे तो बहुत बड़े प्रोफेसर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे। मेरी वालदा जो थी वो लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, पॉलिटिकल साइंस की। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो तो यही था ना कि हम प्रोफेसरों की मैं औलाद था, तो एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली थी। अच्छा। तो मुझे ना दुनिया को हर वक्त देख देख के ना मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। तो मैं कभी हंसी मजाक भी बड़ा कम किया लाइफ में, और मैं हंसी मजाक को समझता हूँ कि ऐसे मुआशरे में ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जो संजीदा होता है वो सबसे बड़ा भाई होता है, तो आप सबसे बड़े थे? मैं सबसे बड़ा था। देखा, मैंने पहचान लिया इसीलिए, क्योंकि बड़े भाइयों के ऊपर ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए वो थोड़ा संजीदा होकर अपनी लाइफ में जा रहा होता है। मेरे ऊपर तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। नहीं, छोटे बहन भाई को किस तरह से डायरेक्शन देनी है और ये सारी चीज़ें। मैंने तुमको कोई डायरेक्शन नहीं दी। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसे अगर उन्होंने कोई डायरेक्शन ली है ना मेरे से,
तो मेरे अमल से ली है। अच्छा। बातों से कभी कोई डायरेक्शन नहीं मिलती किसी को। मेरे अंदर तो निज़ाम के खिलाफ गुस्सा था, तो वो बागी था मैं, बहुत बहुत ज़्यादा बागी बच्चा था मैं, लड़ता भी था लोगों से। और मेरी इवन यूनिवर्सिटी के ज़माने तक, जुपिटर्स के ज़माने तक मेरी जो हाथापाई हो जाती थी लोगों के साथ, तो कोई बदतमीज़ी करता था या कोई, अच्छा, तो ये अभी तो मैं बहुत शांत हो गए हैं अभी तो बहुत टेम्ड, आपको समझे कि सोसाइटी टेम करती है आपको। मुझे पॉलिटिक्स ने टेम किया। अच्छा, एजुकेटेड एक फैमिली होती है, वो इख्तिलाफ करती है म्यूजिक से थोड़ा सा कि नहीं आप भी प्रोफेसर बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, तो आपने म्यूजिक की लाइन क्यों चूज की फिर? यही तो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर ना ये बताया जाता है कि म्यूजिक करने वाले जो है ना वो पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते, या म्यूजिक करने वाले अच्छे लोग नहीं हो सकते, या ठीक लोग नहीं हो सकते। फिर एक बहुत बड़ा एक मसला बना जब जुनैद जमशेद ने वो की स्टार्ट अपनी उसकी अपनी कोई जर्नी थी, उसका अपना दिल था। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक होता है, और दाढ़ी रखने से सिर्फ खुदा के साथ ताल्लुक नहीं बनता आपका। और ना ही आप ये कहेंगे जी मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया है तो आप खुदा के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। म्यूज़िक के थ्रू आप इतना कुछ कर सकते हैं दुनिया में लोगों के लिए। फ़र्ज़ करें माइकल जैक्सन जो है, हाँ। अगर वो औरतों के राइट्स पे काम करना शुरू कर देता, अगर वो करता तो पूरी दुनिया में औरतों के हालात बदल जाते। तो इसलिए जुनैद ने जब ये किया ना, तो लोगों ने समझा कि मौसीकी तो अच्छी चीज़ नहीं है, और ये तो कह रहा है कि हराम है, और वहाँ चला गया। मेरा ख्याल है कि वो उससे बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। उसमें तारिक जमील का भी हाथ था, और अगर आप गांधी साहब से पूछे वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौसीकी से। इसी तरह अभी वो एक सिंगर है फलक शबीर, उसकी ये बीवी भी है जो अदाकारा है, सारा अली खान, सारा खान। वो दोनों कह रहे हैं जी कि कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए। वो फलक शबीर ने स्टेटस लगाया था। बंदा पूछे कि यार आप जो काम करते हो ना, आप जो कपड़े पहन रहे हो ना, लेकिन उसके ऊपर ना अलीज़े शाह ने भी एक पोस्ट की कि यही फलक शबीर ने मुझे अपने गाने के अंदर परफॉर्म करने के लिए कहा गया था कि छोटे कपड़े पहनने हैं। तो आज इतने सालों बाद किस तरह से अपनी पोस्ट लगा रहा है कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए अभी भी लोग समझते हैं कि उस लड़की ने, उसको मैं नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन वो बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट देती है हमेशा, और कंट्रोवर्सी में रहती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसने जो कहा था वो लोगों को समझ अभी भी नहीं आई। वो ये नहीं कह रही थी कि कपड़े पहनना बुरी बात है, अच्छी बात है। वो ये कह रही थी कि ये मुनाफिक लोग हैं। अच्छा, अब बेसिकली पाकिस्तान में है ही सारी मुनाफिकत। अब अगर कल कोई बंदा कहे कि ये सारा खान जो है इसको बुर्का पहनना चाहिए, ये आती क्यों है, एक्टिंग करती क्यों है, तो फिर वो क्या करेगी? आप फलक शबीर की स्टेटमेंट को तंग नजर कहेंगे? बेवकूफ आदमी है, जाहिल है, गाने गाता है, नाच गाना करता है ना। बिल्कुल, इस सोसाइटी में नाच गाना करता है, जहाँ नाच गाने को इतना बुरा समझा जाता है अभी तक इन्हीं लोगों की वजह से, जो मुनाफिक हैं, कि लोग आपको मरासी कहते हैं, और वो काफ का लफ्ज होता है वो भी कहते हैं। अच्छा। उनको शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये उस फील्ड में रहते हैं, उस फील्ड को भी इज्जत नहीं दे सकते, अजीब सी बातें करते फिरते हैं। आप मुझे बताएं, फिल्म के अंदर या ड्रामा के अंदर या मौसीकी के अंदर, इवन आपके फील्ड के अंदर, बिल्कुल, एक औरत बुर्का पहन के कैसे कर सकती है काम? नहीं, उस तरह से चादर पहन के कैसे कर सकती है? भाई हर फील्ड की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने किसी सीन को दिखाना है जो कि एक्चुअल सीन है लाइफ का, तो लाइफ के सीन में तो यही है कि लोग मुख्तलिफ तरीकों से रहते हैं। अब अगर उसको डिपिक्ट करना है आपने स्क्रीन पे, तो वो जो लड़की है वो वैसा ही लिबास पहनेगी जैसे लाइफ में लोग पहन रहे हैं। मुकद्दस क्योंकि जुनैद जमशेद ने जो हरकत की थी ना, ये अभी तक हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा, जुनैद जमशेद के साथ आपके कैसे ताल्लुकात है? ताल्लुकात मेरे अच्छे थे उससे, वैसे तबीयतन अच्छा आदमी था वो, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा तजादात थे। एक दफ़ा हम जा रहे थे अमेरिका में टूर के अंदर, तो उसने दाढ़ी रख के कटवा ली थी। पहले दाढ़ी रखी, फिर टूर करने के लिए पैसे कमाने थे तो चला गया, वहाँ गाने गाए 15 शोज में। अच्छा। गाने गाता रहा, लड़के लड़कियों से डांस करवाता रहा, तो वापस आके फिर दाढ़ी रख ली। उसी दौरान में एक दफ़ा हम जा रहे थे, तो हमारे साथ बैठी हुई थी खुशबू। वो बहुत बड़ी एक्टर भी हैं और डांसर भी हैं, और उनके हस्बैंड थे अरबाज खान। तो इसने ना अभी हम शो करके निकले हैं और हमने दूसरे स्टेट में जाना है, तो उनको दरमियान में खुशबू को कहना शुरू हो गया, ये काम छोड़ दें आप, ये काम ठीक नहीं है, तबलीग करना शुरू हो गया उसको। अच्छा। खुशबू को बड़ा गुस्सा चढ़ा। अब मुझे नहीं पता खुशबू ये बात आज मानेंगी या बताएंगी या नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है। तो खुशबू ने उनको कहा कि जुनैद साहब आप ना अपनी ये चीज़ें अपने तक रखें, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं जो कर रही हूँ अपने दिल से कर रही हूँ, तो आप मुझे ये इस तरह की बातें ना करें मेरे साथ। तो जुनैद फिर चुप हो गया।
तो देखे ना कितनी मुनाफकत है कि बिल्कुल। आप गाने गा रहे हैं लेकिन अब तो वो इस दुनिया से चले गए ना, अल्लाह पाक उनके तो दर्जा दुनिया से चले गया का क्या मतलब है? ये तो हिटलर भी दुनिया से चला गया। नहीं, अल्लाह पाक मेरी उनकी सोसाइटी का बेड़ा कर दिया उसने। मैं जिस काम को मैं करता हूँ उसको हराम कह के चला गया। मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको दूसरों के वो चला गया तो कैरियर मैं के लिए उसको- मुश्किलात पैदा कर गए। वो पूरी सोसाइटी के लिए कर गया है। देखें मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ कि इस सोसाइटी के अंदर कंफ्यूजन बहुत है। बिल्कुल। ये बड़ी मुनाफिक सोसाइटी है। ये वो लोग हैं जो औरतें बैठी हुई हैं ड्रामा देख रही हैं, ठीक है, वो ड्रामा देख रही हैं, खुश हो रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। उनको कोई कहे कि आपकी बेटी जो है ना वो ड्रामे में काम करना चाहती है, कहती है खबरदार जो तुमने हाँ, सोचा। वही बात। वही लोग जो कि मजहबी बातें कर करके अपने आप को नेक बनाते हैं, सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी वही देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हालात है ना, अगर आप कभी उसको स्टैटिस्टिकली देखें ना, स्टैट्स के हिसाब से, तो इससे ज्यादा मुनाफिक सोसाइटी कोई नहीं है। इजिप्ट के बारे में मैं वहाँ गया हूँ, मिस्र, वो भी बहुत मुनाफिक सोसाइटी है। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो, इंडिया एक्चुअली भी बड़ी मुनाफिक सोसाइटी है कि आप सिंपली तालिबान बन जाए, औरतों को बुरके में डालें, घरों में बंद करें, म्यूजिक बंद करें, ड्रामा, टीवी चैनल, हर मोबाइल वो कर दें, बैन कर दें। अच्छा। मोबाइल पे सिर्फ आप मजहबी प्रोग्राम सुन सकते हैं। मोबाइल आप खोलेंगे, जैसे कि जाएंगे फौरन पे दफा लगाएं, उसको जेल में डाल दें अगर वो गाना सुनने की कोशिश करे। या तो ऐसी सोसाइटी बनाएं, और या फिर आप जिस तरह सोसाइटी चल रही है वैसे चलने दें। देखें यहाँ खलीलुर रहमान कमर जैसे घटिया लोग जो है ना, वो सारा दिन पक पक करते रहते हैं और लोग उनकी बातें सुन के कहते हैं वो आज ही क्या बात की। उसका किरदार क्या है वो सबको पता है। अब ये जो खलील है, इसको सारा वक्त एक ही मसला पड़ा हुआ है, औरत मर्द, औरत मर्द, औरत मर्द। और भाई मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसको शायद औरत ही होना चाहिए था। इसको पता चलता है कि औरत होने से क्या होता है। इसको पता चलता है कि घर से निकलते वक्त तो है ना, हमारे घरों में भी तो माँ बहनें हैं ना, सबकी हैं, कि आपको सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी ने स्कूल जाना है, हाँ। तो वो कैसे जाएगी पैदल, क्योंकि सोसाइटी ऐसी अच्छा, है। आप बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं खलील रहमान साहब के ऊपर। अभी रिसेंटली आपने एक ट्वीट भी की है, साकिब चद्दर वाला जो मामला था, तो आपने अपनी कोई राय नहीं दी मोमना और साकिब चद्दर के ऊपर। दूर है, मैं आप पे राय देना शुरू कर दूंगा, कल आपको अच्छा लगेगा। इस सोसाइटी में किसी भी औरत पे कोई राय नहीं देनी चाहिए। वो जो भी हो रहा है अदालतें देख लेंगी सब। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हर औरत और हर मर्द को इस मुल्क में हर वो चीज़ मिले जो इस मुल्क में उगती है, बनती है और मिलती है। मेरा ये इशू है। मेरा इशू नहीं है कि कोई औरत जो है वो क्या लिबास पहन रही है, कोई औरत किस तरह के स्कूल से पढ़ी है, किस तरह की कॉलेज से पढ़ी, उसके ख्यालात क्या हैं, उन्हें शादी की है नहीं की, किसी के साथ शादी करके वो खुश है नहीं है। मेरा इशू नहीं है ये। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ कि एक गाली से मशहूर होने वाला आदमी, हाँ। इसने गाली दी थी ना एक औरत, बिल्कुल, और इसने गाली जब दी तो उस औरत ने इसको आगे से कुछ कहा, वहाँ से ये मशहूर हुआ है। इस कौम का ये हाल है कि गाली देने वाले मशहूर हो जाते हैं। मुझे याद है वो शेर अफजल मरवत ने एक लफ्ज़ बोला था, वो वहाँ से मशहूर हो गया। हाँ बिल्कुल। आप यहाँ पे प्रोफेसरों को बिठाएं, प्रोफेसरों से बेहतरीन गुफ्तगू करवाएं, मजाल है कि उनकी कोई चीज़ हिट हो जाए। मतलब हिट ये चीज़ें होती हैं, इससे पता चलता अब क्या लगता है है आजकल कि मुआशरे की गिरावट कितनी है, कितना गिरा हुआ मुआशरा सोशल है। मीडिया के ऊपर आजकल कौन सी चीज़ जो है फेमस होती है? फेमस होने के लिए क्या करना पड़ रहा है? छछोरपना करना पड़ता है, बहुत ही कोई मजहबी बात या फिर करनी पड़ती है, अच्छा। जिससे लोग के वाह जी वाह क्या बात है। हालांकि वो असल में कोई आदमी कुछ भी हो, जुबान ही लानी है ना, जुबान ही ला लें कोई। बस अपने आप को अच्छी बात अच्छा कर लें। दिखाना है कि मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है, नहीं। आप भी इस तरह करें अपनी जिंदगी, हाँ। आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हाँ, जबकि वो खुद नहीं वो करनी। कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये खलील उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ना। ये ऐसे बंदों को तो टीवी पे लाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। सबसे पहले उनसे ये, और अगर कोई सवाल करे तो ये पूछे कि आप उधर करने क्या गए थे, बस इसी सवाल को उसे करना चाहिए। उसके बाद कोई बेहतर कोई आंसर देगा, वो ये कहेगा मर्द को तो जाना पड़ता है, मर्द तो ऐसा था। वो बेशर्म आदमी, अंबिया अलैहिस्सलाम सारे मर्द थे, जरा मतलब आपको पता ही है। उनका किरदार देखो तो अपना देखो, तुम मर्द को क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी ऐसी की तैसी मर्द इनकार नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अपने घर में कोई मर्द इस तरह के आ जाएं और वो इनकार ना कर सकें या वो अपने पे काबू ना पा सके, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग तो इवन यहाँ तक इनकी बातों को आप लेके चल सकते हैं, आप समझे प्रोग्रेशन इनकी, कि अगर वो रेप भी करेगा ना, रेप, तो कहेंगे क्या करें, लड़की ने लिबास ऐसा पहना हुआ था। इमरान खान ने कहा था ये। इमरान खान भी इतना घटिया आदमी है कि कहता है रेप जो है वो औरत के लिबास की वजह से होता है। और भाई एक औरत बुरके में भी रेप हो जाती है, उसने तो बेचारी ने कोई लिबास नहीं पहना हुआ है। रेप बुरके में भी हो रहा है, वाइट कोट के अंदर भी हो रहा है, एक बूढ़ी खातून के साथ भी हो रहा है, 6 साल बच्ची के साथ भी हो रहा है। मतलब किसके साथ नहीं हो रहा?
जैनब जो कसूर वाला वाक़या है, जैनब ने क्या पर्दा करना था जिसकी वजह से वो रेप ना होती? तो इसलिए देखें, जब आप सर अभी कहते हैं रिसेंटली एग्जांपल है महनूर, जो डॉक्टर महनूर है, उसके ऊपर तेजाब गर्दी की गई है, उसके ऊपर तेजाब फेंका गया। मतलब हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? ये बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताने लगा हूँ एक जुमले में। जब आप औरतों को पढ़ाएंगे और औरतों को जॉब करने देंगे, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। वो ये नहीं फिर कह सकते कि जी औरत अपने लिबास की वजह से रेप होती है, क्योंकि फिर मर्दों को जो खासतौर पर पढ़े लिखे नहीं है, खासतौर पर जो गरीब हैं, जिनको पहले ही गुस्सा है बड़ा जिनके अंदर, और गुस्सा ठीक है उनका, इस सोसाइटी ने उनका बेड़ागर किया हुआ है, वो किसी अच्छी लड़की को, खूबसूरत लड़की को देख के ये सोच ही नहीं सकते कि मैं इससे शादी कर सकता हूँ। तो उनके अंदर एक गुस्सा होता है, उनके अंदर उनकी पहुंच से दूर की बात, जलन होती है, उनके अंदर नफरत होती है सोसाइटी से, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वज़ीर आज़म ये कह दे साथ कि लड़की अपने लिबास की वजह से रेप होती है, तो फिर उनको ये एक मिल जाती है लाइसेंस, उनको लाइसेंस मिल जाता है कि हम ये फिर कर सकते हैं। तो कभी भी किसी हेड ऑफ द स्टेट को ये नहीं कहना चाहिए, उसको बल्कि ये कहना चाहिए कि किसी भी औरत ने कोई भी लिबास पहना हो, और ज़हन में रखिए हमारे आपका अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए, वो बेशक जो मर्जी पहने। नफ्स पे काबू, भाड़ में गया हुआ आदमी, उसके नफ्स पे काबू उसको है या नहीं है। मसला ये है कि तुम्हारे नफ्स पे तुम्हें काबू नहीं है, बिल्कुल। तुम घर जाके बैठ जाओ, बाहर ना निकलो। मैं तुम्हारा नफ्स पे काबू करने नहीं आया। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने किसी लड़की को छेड़ा, तुमने अगर किसी लड़की के ऊपर मैली आंख रखी, या तुमने उसको पकड़ के 10 दराजी की, या तुमने उसको रेप करने की कोशिश की, तुम्हें ना फांसी पे लटकाएंगे। ये कहना चाहिए था इमरान खान को। मैं इसलिए कहता हूँ टीवी पे नहीं बताना चाहिए खलील जैसे लोगों को, इमरान खान जैसे लोगों को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना है तो उसको कोई अकल करे पहले। इसी तरह ये जो बंदा है अभी साकिब, क्या नाम है इसका, ये जिसने कहा फलक शबीर, इसको वो गाना ना गाए। अच्छा, आइंदा गाना नहीं गाना, खबरदार। क्योंकि इनको फॉलो करने वाली एक बहुत बड़ी तादाद में ऑडियंस है। भाई तुम गाना क्यों गा रहे हो, मुनाफिकत क्यों कर रहे हो? असल मसबात क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, रोजगार, तालीम, इलाज, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, इज्जत, ये हैं वो मसले जो लोगों को चाहिए। ये असल नीड्स हैं, लोगों की सहूलियात चाहिए और लोगों को हकूक चाहिए। और आपको बताऊं, जब आप किसी गरीब आदमी के बच्चे या बच्ची को भी बीकन हाउस से पढ़ाएंगे ना, तो उसकी बच्ची भी बिल्कुल वैसी ही सोच बनेगी उसकी, चाहे आप उसको जीन्स पहनने दें ना पहनने दें, लेकिन वो दिमाग से लिबरेट हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई उसने ऐसी की है। अब अगर आप एक मदरसे से पढ़ी हुई लड़की या लड़के को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं कर सकते आप। वो और तरह सोचता है, ये और तरह सोचता है। सर इस माइंडसेट की वजह से ना आज मेरे ख्याल से ख़वातीन के साथ जो हादसात है ना, वो केसेस ज़्यादा हमें नज़र आने लगे। डॉक्टर महनूर के केस की बात करें, फिर मॉडल टाउन में एक लड़की के साथ रेप केस हुआ, उसमें मालकिन का बेटा भी शामिल था, साथ में ड्राइवर भी था, अबॉर्शन किया, लड़की की डेथ हो गई। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो अगर कल को आपके पास अथॉरिटी होती है तो आप क्या स्टैंड लें, कैसे जो मुल्ज़िमान सामने आ रहे हैं इनके खिलाफ? हम 3 किस्म के लोगों को ना बिल्कुल ही आज़ादी देंगे, और हमें पता है कि ना तो उनमें से कोई नंगे फिरेंगे, ना ही उसके बाद वो कोई ऐसी हरकतें सड़कों पे करते पाए जाएंगे। वो उनमें से एक तो वो हैं जो गरीब लोग हैं। हम उनको आज़ादी देंगे कि वो अपने बच्चों को तालीम दें, हम उनको पढ़ाएंगे। हमारी जो तालीम है मुफ्त होगी, मयारी तरीन होगी। हम एचिसन कॉलेज वाला कॉलेज सबको देना चाहेंगे गरीबों को। दूसरे नंबर पे जो औरतें हैं, औरतें इधर ना पढ़ती हैं ना, मतलब अब तो आ रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी ज़्यादा तादाद ना पढ़ती है ना जॉब्स करती है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर औरतें आपकी मैशत के अमल में ही नहीं है। मतलब इंडिया में ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ तो तकरीबन सारी जॉब्स कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है मैशत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जितने लोग जॉब करेंगे उतनी ज़्यादा मैशत बड़ी होगी, तो औरतों को तो आना पड़ेगा इन तरह की चीज़ों में। तो हम समझते हैं कि हम उनको ये आज़ादी देंगे कि वो पढ़े लिखें और वो काम करें, और अगर किसी ने उनके साथ कोई ज़्यादती की तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम तो ये कहेंगे। और इसी तरह तीसरा जो माइनॉरिटीज़ हैं, हाँ, उनके राइट्स, हाँ उनके हम उनको राइट्स देंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको। और मैं तो माइनॉरिटी इवन उनको भी समझता हूँ, जैसे अपाहज लोग हैं, जैसे नाबीना लोग हैं, उनको सहारा नहीं दे रहा कोई। हाँ वो तो इनका इस मुल्क में एक गरीब आदमी का हाल नहीं है कोई, तो वो जो एक गरीब नाबीना है उसका क्या हाल होगा आप सोचें। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये जो हम ऑप्रेस्ड तबके होते हैं ना मुआशरे के, मजबूर, मजलूम, महकूम तबके, उनको आपको अपलिफ्ट करना चाहिए। तमाम औरतों को, तमाम मर्दों को, सबको इजाज़त है कि वो अपनी बात कर सकें। वो जब हमने बैठ के पार्लियामेंट में कानून साजी करनी है तो उस वक्त लोग मुंतखब नुमाइंदे खुद ही देख लेंगे कि क्या चीज़
इस वक्त अप्लाई की जा सकती है, एप्लीकेबल है, क्या चीज़ नहीं है। सर इतनी अब हीटेड कॉन्वर्सेशन हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा मेरे ख्याल से माहौल को ठंडा करते हैं, कोई गाना सुनाते, क्योंकि मैं आपकी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे आपका गाना एक बहुत पसंद है, मेहंदी की ये रात, जो मैं आज सुना भी देता हूँ। शादियों पे बजता है। इतना पुराना गाना है, तो अगर वो आप सुना देंगे मेरा दिन बन जाएगा। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। जूड़े में जूही की बीनी, बाह में हार सिंगार, कान में जगमग बाली पता, गले में जुगनू हार, संदल ऐसी पेशानी पे बिंदिया लाई बहार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। वाह सर वाह, इतना आपकी आवाज़ में जादू है ना मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया आज भी आपका। लड़कियां फ़ैन तो होती होंगी आपकी आवाज़ के ऊपर। लड़कियां लड़के दोनों ही फैन होते हैं। इसमें ये होता है कि लड़कियों को ना थोड़ा सा लगता है कि जैसे इस मुआशरे में, मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। अब मैं लाहौर कॉलेज में पहली बार जब कॉन्सर्ट करने गया ना, तो वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ थी। अच्छा। जाहिर बात है, वो हाँ। है ही लड़कियों का कॉलेज। मैंने सोचा कि जैसे आम कॉन्सर्ट होता है वैसे ही होगा। मैंने देखा कि वो लड़कियां जो थी, उनको लगा कि पता नहीं आज हमने कॉन्सर्ट है तो हमें आज़ादी मिल गई है, तो उन्होंने वो डांस किए, वो एंजॉय किया। मुझे तो मुकद्दस बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो खुशी हुई, क्योंकि कम से कम एक हॉल के अंदर वो एंजॉय कर सकती थी। बिल्कुल। म्यूजिक की साइड को छोड़ के सियासत में आने का फैसला कैसे किया? नहीं, ये तो पहले से सियासत में आना तो तय था मेरा। अच्छा। नानके थे मेरे, जो मेरी मदर के जो मामू थे, वो बहुत बड़े सोशलिस्ट थे अपने ज़माने के। उनका नाम मेहदी अनवर साहब था, और वो किले में कैद भी रहे जवाहर के ज़माने में। तो हमारी एक पूरी लेगेसी है। फिर मेरे दादकों में जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव लोग थे। फिर मेरे वालिदैन पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, उनकी किताबें ही सारी इनकी इन चीज़ों पे थी, तो मैंने वही पढ़नी शुरू कर दी। तो आखिरकार मेरा जो दिमाग था ना, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जाते जाते पूरा सियासी हो चुका हुआ था। और सियासी भी वो वाला जो सोशलिज्म होता है, जिसमें हम कहते हैं कि रियासत तमाम लोगों की हर ज़रूरत को उनको देने की उसकी जिम्मेदारी है। यह रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इंसान जो उसको हर चीज़ मिले। वो एक किताब थी, चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। उनका मतलब ये था कि जो मतलब वो खुदा का नाम लिया, मैं अल्लाह का नाम नहीं ले रहा। मैं तो मुसलमान हूँ ना, तो मैं अल्लाह जो स्पेशली जो मुसलमान हम कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। खुदा एक जेनेरिक लफ्ज़ है। खुदा मतलब हिंदू भी कहता है, सिख भी कहता है, मसीही भी कहता है, सब लोग खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका मतलब क्या है, चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि गरीब और अमीर जो हैं वो खुदा ने बनाए हैं, हाँ। तो फिर तो कोई इस तरह लगता है गरीबों को कि जो खुदा अमीरों का है ना, वो कोई बड़ा खुदा है और हमारा कोई छोटा खुदा है कि हमें तो कोई दे ही नहीं रहा। इंसाफ हमारे तो ये ज्यादती वाली बात है। खुदा एक ही है, खुदा बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। आपने निज़ाम ऐसा बनाया है, अमीरों का बनाया हुआ निज़ाम है, वो गरीबों को कुछ दे नहीं रहा, और आप बहुतान बांध रहे हैं खुदा के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा सर, अब घर में आपकी और क्या मसरूफियत है? नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है? हमारा एक नीचे एक ऑफिस है जहाँ पे मीडिया के हमारे दोस्त बैठते हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी अच्छी जगह है। वहाँ पे मैं आराम से बैठ के ना अपना भी काम करता हूँ। अच्छा। लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि क्या करना होता है। वो भी मुझे गाइड करते हैं कई दफ़ा कि क्या चीज़ बेहतर हमें लग रही है कि इस तरह करनी चाहिए, तो वहाँ लेके चलता हूँ मैं आपको। चलिए ठीक है। ये मेरी फेवरेट प्लेस है मुकद्दस। सर ये बहुत क्रिएटिव सी प्लेस लग रही है। यहाँ पे मुझे म्यूजिकल साइड भी दिख रही है, इतने ज़्यादा अवार्ड्स भी हैं, और मैं ये देख रही हूँ आपकी रीसेंट वीडियो ये वाली। हाँ, ये पाक से ज़मीन चाहत बाद एक मैंने गाना किया था। अच्छा। तो ये उसका है। ये जब हुआ था ना, ये जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उस समय एक तरफ से ट्रिब्यूट था आर्म फोर्सेस को। सही है। और यहाँ पे इन सिस्टम्स में क्या क्या काम हो रहा है? ये बहुत सारे ये मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे बैठ के कुछ एडिटिंग करते हैं। इसमें इनमें लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्शन भी जानते हैं, और कैमरा वर्क भी इनको पता है सारा। उसके अलावा फिर
जो अपलोडिंग होती है उसके लिए भी ये मतलब जो आपके इतने अच्छे अच्छे गाने में सुनने को मिलते हैं वो सारे यहाँ पे एडिट होते हैं। गाने भी और पॉलिटिकल काम ही मेरा जो है ना यहीं अच्छा, पे होता है। मतलब सारा सोशल वर्क आपका यहाँ पर हो रहा है। हाँ। सही हो गया सर। मैं देख रही हूँ मेरे पीछे इतने ज्यादा अवार्ड्स हैं। ये म्यूजिक आपको जब साइड पे जाओ ना तभी अवार्ड्स मिलते हैं, सियासत में जाओ तो आपको जेल ही मिलती है। तो ये अवार्ड्स की तो कहानियां मुझे बताए ना। लेकिन ये जो अवार्ड्स है ना ये आधे हैं सिर्फ यहाँ, आधे जो है ना वो थैलों में बंद हैं। अच्छा, वो बहुत ज्यादा है। 26 साल At का least मेरा कितने करियर आपके है। पास अवार्ड्स होंगे? 26 साल का कैरियर आप, मेरा ख्याल है कि कोई 300-400 तो होंगे। 300-400 अवार्ड्स हैं, जिनमें से भी मेरे ख्याल से शायद 15% यहाँ पे मौजूद है फिर। नहीं 15% तो नहीं है लेकिन 30% होंगे। ओके। और ये जो पीटीवी का अवार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस अवार्ड की, इधर आ जाए जरा आप, इस अवार्ड की कहानी तो मुझे बताएं। अच्छा, ये जो है ना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है क्योंकि जब मुझे मिला था तो उस जमाने में सिर्फ पीटीवी था। तो अगर ये किसी सिंगर को अवार्ड मिले उसका मतलब होता है कि इस साल का बेस्ट सिंगर है पूरे पाकिस्तान का। अच्छा। तो इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, इसको यहाँ रखा हुआ है मैंने। यहाँ 3 अवार्ड्स नहीं है। कौन कौन से? एक तमगा इम्तियाज, एक अच्छा, सितारा इसार और एक ह्यूमन राइट्स अवार्ड। ये तीनों सदारती अवार्ड हैं। बिल्कुल। तो वो यहाँ मैं नहीं रखता, वो थोड़े से और तरह के अवार्ड्स हैं, वो मेरे पास वैसे पड़े हुए हैं। लेकिन ये मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तान का जिसको 3 दफ़ा सदारती अवार्ड दिया गया। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड है आपके लिए, कौन सा गाना ऐसा था जिसके ऊपर आपको ये अवार्ड मिला था? ये उचिया मजाजम वाली पे मिला था। अच्छा, वो 2 लाइनें सुना दे फिर मुझे। अच्छा चलो मैं सुना देता हूँ थोड़ी। ये बसंत पे जो है ना ये नंबर 1 पे रहा है पाकिस्तान में। ये गाना अभी रिसेंटली जब 25 साल बाद हुई है, 25 साल बाद नहीं 18 साल बाद हुई है, तकरीबन। तो मैं तमाम नाज़रीन को डेडिकेट करता हूँ। तुझे मजाजा वाली आँख गई इथों मैं कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। आगे भी आता हो। ये सर मैं एक पिक्चर देख रही हूँ, ये इस पिक्चर के पीछे क्या स्टोरी है? ये कौन कौन है अंदर? ये जब मुझे पोलियो का एम्बेसडर बनाया गया था ना, हाँ। ये उस वक्त की है और ये 2002 या 3 की बात है। अच्छा। मैं काफ़ी अरसा रहा फिर, और जब मैं पोलियो का एम्बेसडर था, पोलियो एरेडिकेशन का मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी और हुकूमत पाकिस्तान और यूनिसेफ की तरफ से। अच्छा। तो उस ज़माने में हज़ारों केसेस थे पोलियो के। तो 3 साल के बाद सिर्फ 7 या 8 केसेस रह गए हुए थे। बड़ी बदकिस्मती है लेकिन कि अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। और मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है कि मैंने तो बड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आज भी पोलियो इस तरह ही चल रहा है। मैं दुआ करूंगा कि पोलियो ख़त्म हो पाकिस्तान से। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आजकल कोई भी गाना फेमस करना हो ना, यूट्यूब पर आता है, ओवरनाइट उसको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन जब आपका दौर शुरू हुआ था तब कोई यूट्यूब, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों को कैसे पता लगता था कि हमारा गाना फेमस हो गया? या फेमस करने के लिए, वायरल करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता था आपको? जो लोगों को अभी भी पता नहीं लगता। देखें, ये जो होता है ना सोशल मीडिया, इसके ऊपर अगर आपके लाखों व्यूज भी हो ना, तो आपको फिर भी ये प्रिविलेज हासिल नहीं होती कि आप जा रहे हैं सड़कों पे और लोग आप पे गाने सुन रहे हैं। हाँ, गाड़ियों में, सड़कों बसों पे, ट्रकों हाँ, में लगे होते थे हर जगह। वो अभी भी नहीं होते। इसलिए इतना बड़ा गाना हिट होना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे ज़माने में हमें पता लगता था कि हमारा गाना हिट हो गया है जब हम घर से निकलते ही थे। हम घर से निकलते थे तो हमें आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। कोई ना कोई गुनगुना रहा होता था, कोई ना कोई जगह पे लगा होता था, दुकानों में लगे होते थे। मैंने आपको बताया ना कि हर जगह आपको, घरों में आपको सुनाई देता था, दफ्तरों में सुनाई देता था, आपको गाड़ियों में सुनाई देता था, आप शादियों में तो ऑफ कोर्स सुनाई देता था। बिल्कुल। तो आपका पहला गाना कौन सा था जो वायरल हुआ था, बहुत फेमस हुआ था? पहला गाना मेरा तो ओ कहंदी है सैयां मैं तेरी ना। वो कहंदी है सैयां मैं तेरी। वो भी 3 लाइनें सुना दे इस बार। ओ कहंदी है सैयां मैं तेरियां है, ओ कहंदी है सैयां मैं तेरियां, अखियां विच रहनियां तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां, तेरी हीर मैं तेरी सोहनी तेरी ससियां, ओ कहंदी है सैयां मैं तेरियां है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ। तो सर ये किसी ने आपको कहा था सैया मैं तेरी हैं, तब ये लिखा था? नहीं, ये इमेजिनरी होता है। अच्छा। जब इंसान लिखता है ना तो कोई भी शायर, कोई भी अदीब जो है वो जरूरी नहीं कि उस पर गुजरी है तो वो लिखता है, वो आपने इमेजिन करके अच्छा, लिखना वैसे कभी आपने अपनी सिचुएशन के ऊपर या कभी अपनी लाइफ के ऊपर कोई गाना लिखा हो? कहीं ना कहीं आ ही जाता है, अपनी लाइफ आ ही जाती है गानों में। कौन सा ऐसा गाना था जो आप रिलेट कर रहे हो उस गाने से? खुदा के लिए मैंने जितने भी गाने किए ना, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, अल्लाह भी सोनिया, फिर लाई में ऊंचियां नाल यारी दे, भर दे झोली मेरी मौला, फिर अच्छा। बोल तुझे क्या चाहिए, फिर ये तेरा ना मेरा है सब कुछ खुदा का है, सूफी कलाम हाँ, जितने फिर भी रब्बा हो, ये बहुत सारे और भी मेरे जितने मेरे गाने हैं ना, खुदा के हवाले से और इंसानों के उसके साथ ताल्लुक़ के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने आधे भी गाए होंगे इतने। तो वो गाने जो है ना, मुझे लगता है कि वो मेरी अंदर से वो निकलते हैं, और मुझे लगता है कि खुदा के साथ सबसे अच्छा ताल्लुक़ इंसान का उसी वक्त बनता है जब वो लोगों के लिए कुछ करे। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं अब्रारुल हक के साथ आपके क्या मामलात हैं? कोई मामला नहीं है मेरा, कोई मामलात नहीं है, बस वो ऐसे मुझे पसंद नहीं है। अब आपको क्यों नहीं पसंद वो? बस वो बड़ी उसके अंदर अजीबोगरीब सी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मुनाफिक सा आदमी है, तो अच्छा। मुझे मुनाफिकत बड़ी बुरी लगती है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे जो है ना, वो मुनाफिकत लगती है कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ। अच्छा, लेकिन अगर क्योंकि अब्रारुल हक को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, उनके गाने भी बहुत पसंद करते हैं, और सेम आपके भी बहुत पसंद किए जाते हैं, तो कभी आप लोगों ने सोचा हो कि हम कोलैब करें, क्योंकि वो लोग बहुत उसको पसंद करेंगे, आई एम डैम श्योर। वो सोचता रहता है ऐसी बातें, पूछता भी रहता है, लेकिन मैं तो कभी उसके साथ हाँ, उन्होंने कहा भी है कि मैंने ऑफर करवाई, हम कोलैबोरेट करें, लेकिन आपकी तरफ से बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स जाता है। इसलिए कि वो मुनाफिकत करता है ना। वो अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में बैठ के उसने मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया था, तो मैंने तो उसको छोड़ दिया। अगर इतनी ही बात ही रह गई थी कि मैं उसको एक दो लगा देता वहाँ पे। जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं घटिया किस्म का, फिर बाद में अदालत में इसको ले गया और अदालत में इसको कहना पड़ा कि मेरे से गलतफहमी हुई थी। अच्छा। तो ऐसे आदमी के साथ क्या गाना बनाना है? ऐसे आदमी के साथ इससे दूर रहना ज़्यादा बेहतर होता है। आपने बोला एक दो लगा दूं, अभी आपके पिछले दिनों के सहाफ़ी के साथ भी थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हो गई थी, आपका इंटरव्यू करने आपके घर में आए थे, तो उन्होंने ऐसा क्या सवाल किया था कि आपको इतना गुस्सा आ गया था? फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि आइंदा मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, ऐसे सवालों को इग्नोर कर देना बस? वो इमरान खान बना हुआ था, खुद इमरान खान का फ़ैन था। अच्छा। मुझे ये कह रहा था कि आप में इमरान खान में तो बड़ा फ़र्क है। हाँ। तो मैंने कहा आज का मैं हूँ और इमरान खान 1996 का, जब उसने पार्टी बनाई थी, 8 सीटों से लड़ा था, 8 की 8 हार गया था। हालांकि अभी नया शौकत खानम बनाया था और नया भी वर्ल्ड कप जीता था, तो किसी ने वोट नहीं दिया। तो मैंने कहा आज आप मुझे उससे कंपेयर करें जो बूट पॉलिश करके वज़ीर आज़म बना है, जनरल बाजवा के, जनरल फैज़ के, जनरल पाशा, जनरल ज़ेरुल इस्लाम, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने पहली सीट दिलवाई थी। तो मुझे उससे कंपेयर इस तरह ना आप करें, क्योंकि मैंने कभी बूट पॉलिश नहीं किया। तो उसने मुझे कहा कि लेकिन देखें ना, आपका तो उनसे कोई फिर मुकाबला नहीं। मैंने कहा यार मैंने भी आपको जवाब दिया, मेरी बात आप सुन नहीं रहे। हाँ। तो आप मेरा इंटरव्यू करने आए हो तो मैं आपका, तो कहता है नहीं जी मैं करने आया हूँ। मैंने कहा आपको मैंने बुलाया है या आपने रिक्वेस्ट की थी हमने आपका इंटरव्यू करना है? तो कहता जी मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने कहा तो मेरी बात तो सुनो। कहता हाँ जी आपकी बात ही मैं सुन लूंगा, इस तरह बोलना शुरू हो गया। अच्छा। फिर मैंने उसको बस ये कहा वैसे भी ऐसी लड़ाई हो जाए ना, औकात देखो, आप मुझे इमरान खान कदम ला रहे हो तो मेरे सामने आपकी क्या औकात है? फिर आप तो भी आपको तो जानते ही क्यों नहीं आप हो कौन, या तो आप आमिर मीर हो ना, तो आपको गुफ्तगू भी फिर बेहतर करोगे। तो इस बात पे बस मैंने उसे कहा कि फिर आप निकल जाओ यहाँ से। फिर आपने कोई मालकान के साथ राब्ता किया कि ये बंदा मुझे नजर सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मैं कभी किसी की नौकरी के पीछे नहीं जा सकता, ये तो बहुत ही फजूल बात है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो को तमीज़ सीखें। लेकिन उसने क्या किया, सोच के सवाल करें वो भी, लेकिन वो करने ही आया था। देखें मुक़द्दस, अगर फ़र्ज़ करो कि उस आदमी को ये बात तो अपनी बेइज्जती लगी कि मैंने उसको घर से निकाल दिया है, तो उसको असूली तौर पे वो चीज़ चलानी नहीं चाहिए। उन्होंने चलाई भी, उन्होंने बहुत व्यूज़ भी लिए, तो वो करने ही से आया था ना, रील्स बना के बकायदा लगाई। तो इसका मतलब यही है कि उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। जो उनका एम था उन्होंने पूरा कर लिया। हाँ, वो अचीव कर उसको व्यूज चाहिए थे, उसको मिल गए। अच्छा सर, ईद पे इरशाद भट्टी और कामरान शाहिद के साथ भी कोई मामला हो गया था शो के दौरान, वो क्या हुआ था वहाँ पर? कुछ नहीं हुआ था, वही बात कि इरशाद भट्टी को लग रहा था कि वो इमरान खान बन गया है। हाँ। मैंने इमरान खान के बारे में कोई बात की तो उसने मुझे कुछ कहना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको कहा तुम्हें तमीज़ है? मैंने कहा तुम्हें मैंने पॉडकास्ट नहीं दिया, तुम मुझे कहते रहे बार बार कि मेरा साथ पॉडकास्ट करने।
अब तुम मेरे साथ आके बैठ गए हो यहाँ पे, तुम्हें किसने यहाँ पे बिठाया? मैंने मना किया था कि इरशाद भट्टी इस शो पे ना आए। तो मैंने उसको इतना ज़्यादा कुछ कहा कि वो एकदम उठा, मैंने कहा मेरी बड़ी इंसल्ट हो रही है, उसने अपना उतारा। इरशाद भट्टी वॉकआउट कर गए। इरशाद भट्टी भाग गया डर के। तो उसके बाद कामरान ने ये किया, जो मुझे भी गिला है कामरान से, कि कामरान ने बजाय कि ये चीज़ दिखाता कि ये क्या हुआ है, तो उसने ये चीज़ काट दी और वो जो गुफ्तगू कर रहा था वो चला दी। तो वो मुझे उससे गिला है। अच्छा मुझे बताएं, जवाद अहमद के ऊपर एक फिल्म बने तो उसका रोल कौन प्ले करेगा, क्या लगता है आपको? अमिताभ बच्चन करेगा। अच्छा, एंग्री यंग मैन वाला करेगा। वाकई में अमिताभ साहब बच्चन करेंगे? बड़ी बात है वो, क्योंकि जिस तरह का उनका कैरेक्टर होता था उस जमाने में, तो वो निज़ाम से लड़ रहे होते थे और इसलिए वो गुस्से में होते थे। और ये नहीं वो हाथापाई करते रहते थे, वो भी करनी पड़ती थी, लेकिन ज़्यादातर वो निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होते थे, लोगों को अपने साथ जमा करते थे। आप कभी उनकी फिल्में देखें, मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ, उनकी ये सारी वो हैं। फिर लोगों के साथ, जो कि मैं आज़ाद हूँ एक फिल्म है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि एक गाना है, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। तो वो बड़ा ज़बरदस्त गाना है, वो कभी आप बल्कि सुनना। और मैं आज़ाद हूँ ज़रूर देखना, आपको पता लगेगा कि मुझे कभी कभी लगता है कि अमिताभ बच्चन को सियासत में तो आए थे, लेकिन वो ना सियासत में आए थे कांग्रेस के साथ। उनको अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी और इनकलाबी पार्टी बनानी चाहिए थी। उनके अंदर वो चीज़ मुझे नज़र आती है जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान में नजर नहीं उनके अंदर वो स्पार्क नजर नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आपका नया क्या आ रहा है, कोई गाना आ रहा है आपका? अभी एक बजट के ऊपर एक गाना मैंने किया है, भोला क्या करे। भोला जो है ना, वो पाकिस्तान का की हर औरत, हर मर्द और हर बच्चा है जिसको भोले के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो पंजाबी में कहते हैं पोला, हाँ है ना वो वाला? वो बेचारे ऐसे ही हैं सारे। अच्छा, बजट के ऊपर सारी आवाम रोती भी नजर आ रही है, लेकिन आप गा रहे हैं, तो जरा गा के फिर सुनाएं भी। मैंने तो जिन लोगों के लिए गाया ना वो वही हैं, वो सब भोले हैं, मैं उनको भोला समझता हूँ। 17% सेल्स टैक्स, आम आदमी और इतना टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स, चीनी जाएगी घर, फोन बिजली पे टैक्स। भोला क्या करे, वो जिए या मरे। वाह सर, शानदार, कितना आपने खूबसूरत गाना लिखा और वाकई आपने सही लिखा, भोला क्या करे वो जिए या मरे। आपको क्या लगता है जो बजट बनाए जाते हैं वाकई अवाम दोस्त बजट होते हैं? बराबरी पार्टी पहला अवाम दोस्त बजट बनाएगी, क्योंकि हम आम लोगों में से हैं, ये कभी नहीं बना सकते सब लोग, इनके बस की बात नहीं है। अच्छा सर, अब मुझे बताएं, अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या, हम कहाँ पर चल रहे हैं? अब हम चल रहे हैं मेरे पार्टी ऑफिस। ओके। और वो जो प्रॉपर ऑफिस है पार्टी का। सर, बराबरी पार्टी के ऑफिस से हम आ चुके हैं। मुझे बताएं, जो आपने सोच की पार्टी बनाई थी, क्या आपने वो सब गोल्स अचीव कर लिए हैं या अभी भी स्ट्रगलिंग मोड पे हैं? अच्छा देखिए, हमारा जो गोल है वो तो सोशलिज्म है, तो सोशलिज्म तो आसपास में नजर नहीं आ रहा हमें अभी, तो इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा। जो आप सब पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको? मुझे तो सारा कुछ ही सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ एक आम लोगों की पार्टी। अगर 2013 में मैं इमरान खान के 4 दफ़ा कहने पे पीटीआई ज्वाइन कर लेता, या एहसन इकबाल साहब के कहने पे मेरे घर आए थे वो स्पेशली, अच्छा। तो अगर मैं नून लीग ज्वाइन कर लेता, या मैं जुल्फ़िकार गोंदल के कहने पे पीपल्स पार्टी की टिकट ले लेता लाहौर से, तो इन तीनों पार्टीज़ को हर वक्त आप देखते हैं टीवी पे बैठी होती है, बिल्कुल मैं भी बैठा होता हर वक्त। मतलब आपको दूसरी पार्टीज की तरफ से बड़ी ऑफर्स आई थी जी, लेकिन आपने मर्ज करने का नहीं सोचा? बिल्कुल भी मर्ज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो इनके खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि ये सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज की, कबायली सरदारों की, सियासी पीर मुर्शिदों घराने जो हैं उनकी, और फिर ये जो बदमाश हैं अमीर किस्म के दौलतमंद हर शहर में बैठे हुए हैं, इनकी पार्टियां हैं। तो हम तो इनके खिलाफ हैं, हम तो इस पूरी रूलिंग एलीट के सियासी मुखालिफ हैं। हम अगले 5 सालों में बराबरी पार्टी कहाँ पे देख रहे हैं? बराबरी पार्टी समझती है कि पाकिस्तान के अंदर 3 मसले हैं बड़े,
और वो सारे जो हैं वो उनका शऊर से ज़्यादा अखलाकियात से ताल्लुक़ है। लेकिन ये वाली अखलाकियात नहीं कि किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, कोई क्या डिमांड्स कर रहा है कि जी मुझे आज़ादियाँ चाहिए। अखलाकियात ये वाली कि जहालत से निकलें लोग, मुनाफ़िक़त से निकलें, और फिर जो आखिरी दर्जे पे जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर वो है कि वो बेगैरती से निकलें। देखें, इस मुल्क के अंदर लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि इस मुल्क की हर चीज़ पे उनका हक है। बिल्कुल। अगर वो अपना हक नहीं मांगते तो पहले लेवल पे तो वो जाहिल हैं। अच्छा फ़र्ज़ करें उनकी जहालत को दूर करने के लिए पार्टी आ जाती है, बराबरी पार्टी, और वो आके कहती है कि नहीं आप सब कुछ ले सकते हैं इस मुल्क में जो आपके तबके को नहीं मिल रहा, तो फिर उनके अंदर एक मुनाफ़िक़त होती है। अगर वो फिर भी नहीं करेंगे, समझ भी जाएंगे नहीं करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर वो फिर भी हमारे कहने के बावजूद और हमारे उनको शऊर देने के बावजूद ये काम नहीं करते तो फिर वो बेगैरती भी होती है, क्योंकि फिर वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने कहा था कि पार्टी ज्वाइन करो और अपनी हुकूमत बनाओ। इमरान खान ने ना इनको बदतमीज़ और गालम गलोच फोश करने वाले बनाया है, और सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा निकालने से ये होता है कि आपने असल में जो आपका गुस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है निज़ाम के ख़िलाफ़, जिसका असल मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज हों, आप महल्लों की सतह पे छोटे छोटे घरों के अंदर दफ्तरों के अंदर गुफ्तगू करें, मीटिंग्स करें, लोग हमारे मसाइल के हैं हल कैसे करने। सियासी अमल ये होता है। सोशल मीडिया पे आके बक बक करना, कमेंट कर देना, मुझे तो एक्चुअली जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं ना सोशल मीडिया पे, मुझे वो दुनिया के फारिग तरीन लोग लगते हैं। कि ऐसे आगे कमेंट करके चले जाते हैं। भाई तुम्हारे कमेंट से क्या होना है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतने बड़े बड़े माफियाज हैं, इन माफियाज के अंदर बराबरी पार्टी अपनी जगह कैसे बनाएगी, क्योंकि आपका काम तो सोशलिज्म के ऊपर काम करना है। हम तो देखें ना लोगों तक जाना चाहते हैं अपना पैगाम लेके कि इस मुल्क के अंदर बराबरी पार्टी के अलावा अब कोई कुछ भी तब्दील नहीं कर सकता आम लोगों के लिए। अगर उनको ये बात पहुंचेगी तो वो खुद ब खुद लाखों में करोड़ों की तादाद में हमारी तरफ आएंगे। उसमें हमारे सामने जो रुकावट है वो पीटीआई है सबसे बड़ी, क्योंकि वो मेरे सोशल मीडिया को ब्लॉक करती है। ये बड़े अरसे से 6 साल से कर रहे हैं कि मेरा ट्विटर, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टिकटॉक, मेरा यूट्यूब, ये सारा का सारा इस पे रिपोर्टिंग करते हैं ये हज़ारों की तादाद में। वो क्यों? ताकि मेरी बात आगे ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई इंसान इस मुल्क में पार्टी बना सकता है ना, और अगर पार्टी ये बना गया तो फिर ये तो अमीर आदमी की तो पार्टी बना नहीं रहा, ये तो आम लोगों की पार्टी बना रहा है, तो फिर हम इसको नहीं रोक सकेंगे। यहाँ तक कि ये ऐसी दिखाते हैं इमरान खान को। एक दिन मैं देख रहा था, वो देखें जी इमरान खान का जो कुर्ता है यहाँ से फटा हुआ है, इतना ये सादा आदमी अक्सर वीडियोस है ज़मीन पे बैठ के लोग के साथ खाना खाते हैं, सादी रोटी खाते हैं, सब हालांकि मैं तो ये मेरी तो जिंदगी का हिस्सा है, ये मैं तो करता ही यही हूँ ना। वो तो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए करते हैं, लेकिन असलियत क्या है उनकी? असलियत ये है कि जिस वक्त ये बने वजीर आज़म तो इन्होंने करोड़ों रुपए की जदादें खरीद ली। अब आपकी ये कमीज फटी को क्या हम करें? सर आप कहते हैं कि मैं इमरान खान की तरह चंदा लेके पार्टी को नहीं चला सकता, तो पार्टी के अखराजात पूरे कहाँ से हो रहे हैं फिर? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि हम चंदा नहीं लेंगे कभी। मैं ये कहता हूँ कि हम अमीर से चंदा नहीं लेंगे। अमीर से फंडिंग ये करवाते हैं, फिर अमीर इनसे काम करवाता है अपने। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि कभी गरीब आदमी के और आम आदमी के चंदे से कोई पार्टी नहीं चली। अगर एक पार्टी हमारी जैसी के 1 करोड़ मेंबर हो और वो सब 100 रुपया चंदा दें, पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, ज़हन रखें, तो 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अब अवामी पार्टी कितने मेंबरशिप हो सकती है अगर उनको समझ आ जाए। तो अगर 100 रुपया वो चंदा दें तो 1 महीने में ये बनता है 1 अरब रुपया, ठीक है, 1 करोड़ लोग देंगे। 1 साल में बनता है 12 अरब रुपया, बिल्कुल, और 5 साल में बनता है 60 अरब रुपया। तो 60 अरब रुपए से आप पाकिस्तान में 4 दफ़ा इनकलाब कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक और पार्टी आई है, अभी नई पार्टी बनी है, अवाम राज पार्टी, राहुल हसन साहब की पार्टी बनी है, तो आप उस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? क्या आपने सोचा है कि इन फ्यूचर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि दोनों की सोच मिल जाए और दोनों कोलैब करें? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इकरार जो है ना वो एक और सरमायादार पार्टी बना रहे हैं ना,
देखिए ये पॉसिबल नहीं है जो वो करना चाह रहे हैं, वो इमरान खान ने भी करने की वो कोशिश भी की ये थी। कह रहे हैं हम आवाम के लिए निकले हैं, एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए पार्टी बनाई है हमने। वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप सरमायादारी निज़ाम को मानते हैं तो गरीब आदमी की पार्टी बन ही नहीं सकती। उसके अंदर सिवाय इसके कि आप बातें करें, लोगों को फिर वो बनाएं, गुमराह करें उनको, आपको अकल हो या ना हो। इमरान खान के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इमरान खान के साथ पहले उन्होंने कहा जी आम लोग आएंगे, आम लोग आएंगे, आखिर का पता चला आम लोग तो आ ही नहीं रहे। सिर्फ हम बना सकते हैं आम लोगों की पार्टी, और कोई पार्टी नहीं बना सकती। अच्छा, इमरान खान के खिलाफ इकरार हसन साहब भी बहुत बोलते थे, सोशल मीडिया पे आए दिन हमें कोई ना कोई तनकीद करते हुए नजर आते थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो की है, उसके अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं आइंदा कभी भी इमरान खान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो समझता हूँ कि मेरे केस में तो इमरान खान को मेरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरी सियासत के अंदर सबसे बड़ा जो रुकावट या ब्लॉक है ना, वो इमरान खान है। तो देखिए सोशल मीडिया उनका इतना काम करता है कि वो अरबों रुपए का सोशल मीडिया चीज़ें फैला देता है। जब वो फैलाता है ना, तो मैंने तो आपसे कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो बेशऊर हैं सियासी तौर पे, वो देखते हैं, वो कहते हैं बस ये ठीक है, बस वो उसी को मानना शुरू कर देते हैं। उसके अगेंस्ट हमारी बातें इतनी जा नहीं रही होती। हमारी बातें क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जब वो लोगों तक नहीं पहुँचती तो लोगों को लगता है जो सच है वो यही है जो हमारे पास आ रहा है। देख रही हूँ आपका इमरान खान से मोहब्बत का आलम ये है कि आपने पीछे पोस्टर लगाया इमरान खान का अपने ऑफिस के अंदर, तो ये ऊपर लिखा है अरबपति इमरान खान, नहीं ऊपर लिखा है आम लोग की आवाज़ कौन, अरबपति इमरान खान, मिडिल क्लास जवाद अहमद। ये क्या आपने सोच के डिज़ाइन किया है? ये देखें, खुद भी बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक अरबपति आदमी एक आम लोगों को क्या दे सकता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं एक कनाल के घर में रहता हूँ, मेरा घर अभी आपने देखा है, मेरे वालिद साहब ने बनाया था, मैं मेरे नाम पे नहीं है, वो मेरे वालिद साहब के नाम पे है। अच्छा। अभी भी वो फौत हो गए हैं 2 साल पहले, तो अभी तक इसका बंटवारा नहीं हुआ। तो एक कनाल का घर तो इस मुल्क के तमाम लोगों को दिया जा सकता है, तमाम लोगों को। अच्छा। लेकिन क्या 300 कनाल का घर दिया जा सकता है जो इमरान खान का है, या हज़ारों कनाल का जो नवाज शरीफ का है, या जो बिलावल हाउस पता नहीं कितने एकड़ों के हैं, नहीं दिए जा सकते क्योंकि इतनी ज़मीन नहीं है पाकिस्तान में। तो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो लोगों को उठा के अपनी लेवल तक लेके आ सकते हैं। ये कैसे लेके जाएगा अपनी लेवल पे? ये तो अरबपति आदमी है, और ये जिस तबके में मूव करता है वो तबका ही तो पाकिस्तान का बेड़ागर कर रहा है। तो इसलिए ज़हन में रखें कि ये लोग कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात साफ बताइए कि भाई एक मिडिल क्लास का आदमी कह रहा है कि पार्टी बना रहा हूँ, एक अरबपति आदमी आपको पागल बना रहा है, वो आपके अंदर से है ही नहीं। तो इसलिए जब हमने ये लगाया तो उनको मसला ये पड़ गया कि इसका करें क्या। अभी कोई शाहिद अफरीदी तो है नहीं कि 2-4 बातें सुनी तो वो बेचारा बैठ गया। हाँ। या कोई और लोग, तो उस तरफ उन्होंने ये उतार के बताया, डर गए कि ये हमें डर है कि ये आदमी पार्टी ना बना जाए। अच्छा जवाद साहब, इकरार हसन की एक और स्टेटमेंट है कि अवाम राज पार्टी ही इमरान खान को जेल से निकलवाएगी, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जाए और निकालें फिर। मतलब नहीं पॉसिबल ये? नहीं, इकरार को अगर शौक है इमरान खान को बाहर निकालने का, मैं भी चाहता हूँ वो बाहर आए, लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं इसका ज़िम्मा उठा रहा हूँ। हाँ। पीटीआई नहीं निकाल पा रही तो इकरार कैसे निकालेगा? ऐसी बस ये सियासी बातें हैं। सर मैं चाहती हूँ इस सेगमेंट की क्लोजिंग भी हम आपके पार्टी तराना से करें, उसके 2-4 लाइनें सुना दें फिर आप हमें। तराने तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक गाना ऐसा है जो जब हमने 2018 में इलेक्शन लड़ा था तो हमने कहा था कि अवाम उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकते जब तक वो सियासत में खुद ना आए, और उस वक्त मैंने ये बात की थी। अच्छा। अभी तो बाकी लोग अब आ रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं मेरे वाली, जैसे इकरार भी हैं और भी लोग हैं। तो उस वक्त हमने गाना इसके साथ बनाया था, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, आपको पूरी बात ही समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। जरूर। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी ज़मी है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब रब का है
तो फिर ये सबका है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। इस तरह मर मर के जीना भी क्या है। ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो। जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो। बातिल को बातिल कहो, जब तक के हक सच न हो। किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो। है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो। मिलकर सब आगे बढ़ो, बदल डालो इस दुनिया को, बदल डालो इस दुनिया को। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ पूरा जो आपका मोटिव है ना इस पार्टी को लेके, इस गाने के अंदर सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने। अच्छा जवाब साहब, अब हमने बातें तो इतनी कर ली हैं, इसके बाद अब आपकी क्या एक्टिविटी है? एक तो भी छोटी सी मीटिंग है, वो मैं कर लूँ, तो उसके बाद आपको लेके चलते हैं हम। एक स्टूडियो है, मेरा दोस्त है वहाँ फैसल इकबाल, मेरे साथ उसने तकरीबन 28 साल से काम किया है। अच्छा, तो उसके पास चलेंगे और कुछ आपको गाने वाने सुनाते हैं। डन। कुछ इनकलाबी गाने भी हैं जो हमारे पास हैं, वो भी सुनाते हैं। जरूर सर, श्योर। जवाब साहब, जब हम आए थे इतनी तेज धूप थी और अब कितना ठंडा मौसम हो गया, बारिश भी हो रही है। बहुत अच्छा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जवाब साहब, हम ताज स्टूडियो तो आ चुके हैं, लेकिन आपके साथ आपके दोस्त भी मौजूद हैं, इनका तारुफ करवा दें हमें। ये फैसल इकबाल हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। हमारा कोई 26-27 साल का साथ है। 26 साल का तो मेरा करियर है, तो ये मेरे साथ ही हैं और ये बड़े ज़बरदस्त कीबोर्ड प्लेयर हैं। अच्छा, खुद सिंगर भी हैं और अपने गाने तो ये बनाती हैं। साथ इन्होंने मेरे साथ बहुत बैक वोकल्स किए हैं, जिसकी वजह से मेरा जो लाइव शो है उसमें बड़ा फ़ायदा होता था मुझे। 26 साल का आप लोग का साथ है, मतलब जिंदगी के उतार चढ़ाव आप लोगों ने दोनों ने एक साथ देखे हैं। तो फैसल, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, जवाद साहब के साथ आप इतने लंबे अरसे से हैं, हमने ऑन कैमरा तो इनको देखा है, वो हम जानते हैं, इनकी सियासी पर्सनैलिटी भी हम जानते हैं, म्यूज़िक जर्नी भी हम जानते हैं। एज अ जवाद अहमद, एज अ फ्रेंड कैसे हैं? एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी का पता करना हो तो उसके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे पूछा जाता है। उसके साथ सफ़र करें, उसके साथ खाए पिए, तब आपको उस इंसान का पता लगता है। बिल्कुल। तो 26 साल हो गए हैं जी मुझे, और बिल्कुल सादा तबीयत। अच्छा। और जो ये बातें आज कर रहे हैं सियासत में, ये हम तब से सुनते आ रहे हैं इनसे। अच्छा। कि ये इस तरह है, ये चीज़ें ऐसे हैं, और बहुत सादा इनको पाया मैंने। अच्छा। और मुझे 26 साल में मुझे कोई शिकायत नहीं है इनकी तरफ से। इनको पता नहीं है कि नहीं, मुझे जो है मैं बहुत खुश, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। नहीं, दोस्तों में कभी कभी बहस हो ही जाती है ना, कभी डिसएग्रीमेंट हो जाते कभी हैं। नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा मौका ही नहीं आया। अच्छा। जवाद भाई ने कभी ऐसा मौका, मैं और भी हमारी टीम थी, बहुत सारे लोग थे, हम 6-7 लोग थे, किसी के साथ कभी इसी तरह। और बल्कि शोबिज़ में भी लोग बहुत तारीफ करते थे कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन जवाद भाई की बहुत तारीफ की जाती है। अच्छा, आप लोग दोस्त हैं इतने अरसे से, तो आप लोगों ने साथ खाया पिया भी, ट्रैवल भी किया होगा, कोई आज तक का आपका यादगार किस्सा? यादगार किस्सा तो नहीं है, यही है कि हम ट्रैवल, एक हमारी एक याद है कि हमने एक दिन के लिए भी ट्रैवल किया हुआ अमेरिका में। हम यहाँ से टूर पे अमेरिका गए। अच्छा। और वहाँ से पाकिस्तान आए सिर्फ एक दिन के लिए।
एक शो किया, शो करते फिर दोबारा वापस अमेरिका टूर कंटिन्यू किया। और जवाद भाई के साथ जो मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स इनके थे जो मैंने किए, और मेहंदी गाने में मैंने म्यूज़िक जो है उसमें एज अ म्यूजिशियन मैंने काम किया। अच्छा, मतलब उस गाने में आप भी मौजूद थे? जी जी, बल्कि उसमें एक मजे की बात यह है कि जो उसमें वो जो लाइन थी ना, आई मेहंदी की ये रात, हाँ। तो उसमें हमारे फीमेल्स भी थी जो ये लाइन गा रही थी। तो उसमें हम 2 लोग थे, एक मैं और एक हमारा एक और दोस्त है वकास, तो हम भी फीमेल की वॉइस में क्वायर कर रहे थे उनके साथ ही। ये बड़ी एक मजे की बात। अच्छा, आप भी सिंगर है, जवाद साहब भी सिंगर है। मैं कहती हूँ आज आप दोनों दोस्त बैठ तो गए, थोड़ी सी महफिल जमा लेते हैं। जी, कोई जी, एक बिल्कुल। गाना जो आप दोनों सुनाए हमें। हारमोनियम है, अगर आप कहें तो मैं प्ले कर सकता हूँ जवाब भाई। ऐसे कर लेते हैं, आप गा लें, आप हारमोनियम प्ले कर लें फिर। अच्छा, अब हारमोनियम तो आ चुका है, तो गाना सुना दे फिर आप लोग। जी। दिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, दिन तेरे क्या है जीना, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। ਉੱਚੇ ਮਜਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖ ਗਈ, ਤੇਥੋਂ ਇਹ ਕੁੜੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਸੌ ਢੋਲਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਆਜਾ ਹੁਣ ਢੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ, ਨਿਤ ਮਰ ਜਾਗੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਈ ਨਾ ਢੋਲਣਾ, ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਨੀ ਤੇਰੇ बिना ढोलना ढोलना। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती ही रहे ता कयामत। ओ ओ ओ वाह सर वाह, जो लोग इतने इतने महंगी टिकट्स लेके आपका कॉन्सर्ट एंजॉय करने एक वक्त पे जाते थे, मैंने आज घर पे बैठे एंजॉय कर लिया। मुझे ऐसे ही फील है, मैं किसी कॉन्सर्ट पे हूँ, मैंने बहुत एंजॉय किया सारे गाने। लेकिन जो लास्ट आपका गाना था दोस्ती वाला, वो क्या आपने अपने दोस्त के लिए लिखा था? नहीं, दोस्त तो सारे ही हैं मैंने, मेरा पूरा पाकिस्तान जो है वो मेरा दोस्त है, मेरे सारे चंद एक होते हैं ना जो दिल के बहुत करीब होते हैं, ये उनमें से एक है। नहीं, ये मैंने एक्चुअली लिखा था पाकिस्तान के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए। अच्छा। और एक्चुअली उसमें 2 दोस्तों की कहानी थी, वो आपने वीडियो भी देखा होगा, बल्कि ये वीडियो देख के तो औरतें जो थी वो रो पड़ती थी। बिल्कुल, बहुत इमोशनल वीडियो है इसकी। तो
इसमें तो सारे हम वतन मेरे शामिल हैं, बल्कि वो तमाम लोग शामिल हैं इसमें जो अभी तक मेरी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करते और जो मुझे वोट भी नहीं देते अभी तक, वो भी शामिल हैं इसमें। अच्छा, आपने कॉन्सर्ट्स भी इनके साथ गए होंगे अटेंड करने जी, के जी, लिए, बिल्कुल। तो आपको सबसे ज्यादा जो क्रेजी क्राउड कौन से मुल्क में या शहर में लगा हो कि आज आपने बोला कि इस क्रेजी क्राउड मैंने कभी क्रेजी नहीं क्राउड देखा? तो वैसे हर जगह ही हमें, क्योंकि हमें देसी लोग, हमारे पाकिस्तानी लोग, बिल्कुल। अमेरिका में बहुत, अच्छा। जी अमेरिका में हमने बहुत टूर्स किए हैं और बहुत वहाँ पे लोग जो है वो बहुत कर गए। कभी ऐसा हुआ कि आप लोग जवाद साहब के साथ बाहर खाने पे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो जवाद साहब को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो परेशानी हुई है कि इनको सब जानते हैं, बार बार लोग आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, तंग करते हैं, और आप लोग का मी टाइम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है? हमें होती थी, इन्हें नहीं होती। आपका ही पूछ रही हूँ। आपका ही हमें पूछ सम रही टाइम हूँ। हो जाता जवाद भाई चलें हाँ। चलें, लेकिन जवाद भाई सबसे मिल के उनसे पिक्चर्स ले उनको अच्छे से टाइम दे के। पूरा टाइम दे के। अच्छा जवाद साहब, फैसल साहब से तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें होगी, आपकी दोस्ती के किस्से भी सुनिए, अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है? अभी तो मेरा ख्याल है कि चाय पियेंगे हम। फैसल जी बताएंगे। चाय रेडी है जवाब, अभी चाय आ रही है। चाय रेडी है, फिर चाय पी लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। जरूर। अच्छा जवाद साहब, आप बताएं आपको क्या लगता है पाकिस्तानी यूथ, जेन ज़ी स्पेशली, आपको लगता है ये डायरेक्शनलेस है? डेफिनेटली है। ऊपर से इमरान खान ने जो शऊर दिया ना इनको, वो सिर्फ ये दिया है कि जब मैं जेल में जाऊं तो बाहर निकल आओ। फिर ये दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी के खिलाफ बोलो। अच्छा। फिर ये कि आप ये कहो कि जी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चोर हैं। असल शऊर जो है ना वो ये है कि आप लोगों को ये कहें कि इधर एक अमीर तबका है जिसके खिलाफ आम लोगों ने खड़े होना है, ताकि वो इनको निकाल के पार्लियामेंट से खुद बैठ सकें और अपने लिए इस मुल्क को चला सकें। इमरान खान ने ये शऊर कभी नहीं दिया। जब तक ये नहीं मिलेगा लोगों को, तो लोगों के अंदर शऊर नहीं आएगा तो डायरेक्शनलेस रहेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा जेन ज़ी को कि अगर आपने ये देखना है कि बराबरी पार्टी क्या है या जवाद अहमद क्या है, हाँ जी। तो जेहन में रखेंगे ज़ुरान ममदानी जो है वो भी मेयर का इलेक्शन जीते हैं न्यूयॉर्क में, और वो बाएं बाजू के आदमी हैं और वो अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। मैं वाहिद आदमी हूँ जो पूरे मुल्क में जाना जाता है, जिसकी पार्टी पूरी पाकिस्तान के अंदर इसका नाम बन रहा है, और मैं सोशलिस्ट हूँ। मैं प्रोक्लेम्ड सोशलिस्ट हूँ। मैं बबांगे दोहल कहता हूँ तो मैं सोशलिस्ट हूँ। तो अगर आप ज़ुरान ममदानी को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हर तरफ बता रहे थे कि जी एक मुसलमान जीत गया, तो ज़हन में रखें वो सोशलिस्ट है इसलिए जीता है, मुसलमान होने की वजह से नहीं जीता, उनके काम की वजह से वो जीते हैं। तो इसलिए तमाम जेन ज़ी हमारी तरफ देखे, जवाद अहमद की तरफ देखे, क्योंकि मैं सोशलिस्ट हूँ, उसी तरह इस तरह ज़ुरान ममदानी सोशलिस्ट है। ये आपने कॉन्सर्ट की कुर्बानी, म्यूजिक की कुर्बानी सिर्फ सियासत के लिए दी है? पता क्या होता है मुक़द्दस, जब आप सियासी बात कर रहे हो ना इतनी इनकलाबी किस्म की, और आप बहुत ही थ्रेटनिंग किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो कि हम आपको निकाल देंगे पार्लियामेंट से वगैरह वगैरह, और जब आप इस मुल्क में जहाँ पे म्यूज़िक हराम समझा जाता है, ज़्यादातर लोग समझते हैं, और उनको इस तरह की बात की गई है और उनको गुमराह किया गया है, तो उस मुल्क में आप जो स्टेज पे चढ़ते हैं ना, तो आपको लोग सियासतदान के तौर पे देखते नहीं है। वो फिर ये देखते हैं यार, क्योंकि सियासत एक सीरियस काम है। हाँ, और नहीं, अगर आप इंग्लैंड अमेरिका में हो और आप सिंगर भी हो और सियासत भी कर रहे हो, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन में एक कॉमेडियन है, वो बन गया है, उनका सदर बन गया। बिल्कुल। इसी तरह अभी भारत में एक आदमी है, उसका नाम है विजय। अच्छा। विजय जो है वो अपनी तमिलनाडु में बिल्कुल चीफ मिनिस्टर बन गया। मूवीज भी करते हैं वो। पाकिस्तान में ये मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में म्यूजिक, आर्ट, फिल्म, ड्रामा इसको खिलाफ मजहब समझा जाता है। तो यहाँ पे फिर कॉन्सर्ट्स बार बार करना, स्टेज पे चढ़ना, हाँ गाने बनाने में कोई मसला नहीं है मुझे, लेकिन स्टेज पे चढ़ने से मुझे नुकसान होता है। मैंने जब तक स्टेज छोड़ा नहीं ना, उस वक्त तक मेरी सियासत जो है वो सही तरह नहीं ऑर्गेनाइज हुई। ये मेरा अपना आपको पर्सनल तजर्बा बता रहा हूँ, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अभी। सर, हमने आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड इतनी बातें कर ली हैं, हमने सियासी ज़िंदगी भी आपकी जान ली है, म्यूज़िक वाली जो आपकी जर्नी थी वो भी हमने इतनी बातें कर ली हैं उसके ऊपर भी। अब मेरे ख्याल से लाइटर क्वेश्चंस हो जाए, कुछ सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर रैपिड फायर भी हैं, मैंने आपसे सवाल करने, आपने बस क्विकली जवाब देने हैं उनके। शॉपिंग कहाँ पसंद है करनी? अमेरिका में और इंग्लैंड में और इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है शॉपिंग करना मेरे लिए। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी आपकी? मेरा ख्याल है अमेरिका से बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर आपने इंसानी अजमत देखनी है ना, जो उन्होंने जिस तरह की दुनिया खड़ी की है, तो वो आपको अमेरिका में मिलेगी। ये एक अलग बात है कि
अमेरिका के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए। ओके, ड्रामा, फिल्में, सीजन्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, क्रिकेट या फुटबॉल, इसमें से आपको कोई एक चीज चूज करनी है। मौसीकी। मौसीकी। हाँ जी। अच्छा, फेवरेट फूड आपका कौन सा है? फेवरेट फूड मेरा है बीफ पुलाव या मटन पुलाव, और साथ आलू गोश्त मटन वाला। ओके, आलू गोश्त मटन वाला, नाइस। अच्छा, अब रैपिड फायर है, ये मैंने आपको कुछ फेवरेट्स पूछ लिए हैं, अब रैपिड फायर। गाना लिखना आसान है या सियासत पर राय देना? गाना लिखना ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। मतलब सियासत पर राय देना, अब तो हर एरा गैरा रफ्तू खैरा उसने कोई पढ़ा है सियासत के बारे में, नहीं पढ़ा। मेरे तो वालिदैन प्रोफेसर थे ना पॉलिटिकल साइंस के, इधर हर बंदा खुद पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर बना हुआ है। अच्छा, तो सियासत पर राय देना सबसे आसान काम है इस वक्त। एक लफ्ज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे, पसंदीदा पाकिस्तानी शहर? मेरा ख्याल है लाहौर। लाहौर। हाँ। अच्छा, स्टेज शो या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। इतना सोच के। पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। वैसे अच्छा। एक्चुअली मैं सही बताऊं, ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जो शो होता है ना उसके अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ। लोग आपके साथ जिस तरह कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। चाय या कॉफी? चाय। चाय। मोहब्बत पहले या कैरियर पहले? मोहब्बत। मोहब्बत। अच्छा, सबसे एक सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मोहब्बत जिंदगी में ना हो तो करियर भी नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे ओवररेटेड सिंगर कौन से हैं? ओवररेटेड मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन कोई है? मैं खुद ही हूँगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अंडररेटेड कौन से हैं? अंडररेटेड बहुत सारे हैं, जैसे नबील शौकत, इसी तरह मैं तो ये कहूँगा मेरे साथ जो फैसल है वो अमानत अली अंडररेटेड है। अमानत अली। इसी तरह मतलब जो सीखे हुए लोग हैं, जावेद बशीर अंडररेटेड है, बहुत ही बड़ा सिंगर। अच्छा जवाद साहब, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं वजीर आज़म बनना ही नहीं चाहूँगा पाकिस्तान का। वो क्यों? क्योंकि मैं तो एंजॉय कर चुका हूँ लाइफ, मैंने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। तो जो लोग मेरी पार्टी में आएंगे, आम लोग होंगे, उनको वजीर आज़म बनना चाहिए और उन्हीं में से कोई बनेगा। एक ऐसी आदत आपकी जो आप चाहें कि मैं अपने आप में चेंज करूं, ये बेहतर हो सकती है मेरे अंदर? गुस्सा मैंने काफ़ी कंट्रोल किया अपना, लेकिन वो जवानी के ज़माने से चूँकि एक मामला है मेरा कि मुझसे ना बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता किसी के साथ, और मैं गालम गलोच तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। फोश गाली तो मैं आप ये समझेंगे वो बंदा अगर मतलब वो बचना ही पड़ता है उसको मेरे से। तो वो गुस्सा जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो मैंने कंट्रोल तो काफ़ी किया है, और भी हो जाएगा तो अच्छा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक कोई ऐसा गाना जो आप कहते हैं कि काश ये गाना मैंने लिखा होता? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, मेरा ख्याल है गुलजार साहब का गाना है। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और है, हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आपको अपनी जिंदगी के किसी एक फैसले को अंडू करना हो तो वो कौन सा फैसला होगा? मैंने ना म्यूजिक कम कर दिया था 2004 या 5 के बाद, मैंने गाने बनाने तकरीबन ख़त्म ही कर दिए थे या बहुत कम कर दिए थे। तो मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा 2004-5 आए अगर, तो मैं गाने नहीं बनाने छोड़ूंगा और आवाम के अंदर रहूंगा उसी तरह। सियासत मैंने देखा है कि उसके अंदर ज़रूरी होता है कि आवाम के अंदर रहे, तो म्यूज़िक के थ्रू तो मैं हर वक्त रह सकता था, तो शायद वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा सर, मेरे पास कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, मैं उनके नाम लूँगी, आपने उनके लिए एक लफ्ज़ बोलना है, ठीक है? 1 वर्ड फॉर नवाज शरीफ। सरमायादार। ओके। बिलावल भुट्टो। जागीरदार। मरियम नवाज। सरमायादार की बेटी। आसफा भुट्टो जरदारी। जागीरदार की बेटी। ख्वाजा आसिफ। दौलतमंद सियासतदान। मरियम औरंगजेब। मैं उनके बारे में को क्या, मैं ये पास कोई लफ्ज़ ही उनके लिए नहीं, इसलिए कि वो मैं मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ना, जो अमीर लोगों के साथ मुंसलिक होते हैं, तो वैसे तो मैं उनको पसंद नहीं करता। अच्छा। लेकिन वो अच्छी खातून है, मेरे साथ उनका मुझे इज्जत देती हैं, तो मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सुहेल अफरीदी। बेवकूफ़, जाहिल। इमरान खान। फ्रॉडी है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बातें करके, इतनी इंटरेस्टिंग हमारी कन्वर्सेशन रही और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। आपको मिलेंगे हम एक नए समाज सितारे के साथ, तब तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।